हम लोगों ने जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले टॉपिक से पढ़ा था। अभी जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों का ईथर्स एंड ईस्टर्स, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्टर्स बहुत ही फेमस आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप हैं, जिनके अंदर में भी ये ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। उस ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह से ये लोग एक बहुत ही स्वीट सी स्मेल देते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग यूज़ करते हैं किस रीज़न में, आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री में या फिर एसेंस के तौर पर फूड इंडस्ट्री में। और ईथर्स बहुत सारी जगह एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, जैसे आप लोगों का डाई इथाइल ईथर, ये बहुत ही फेमस सॉल्वेंट है। आगे पढ़ोगे तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसका यूज़ कहाँ पर है, किस तरीके से है। तो बेसिकली इन दो कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो ईस्टर्स के बारे में यार तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं जानती हूँ। कैसे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने छोटी कक्षा में? आप लोगों को एक ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती थी 10th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपके पास क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, अल्कोहल होता था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते थे, आपका वाटर एलिमिनेट होता था और वहाँ से आपका एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट बनता था नोन एज व्हाट, ईस्टर। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि ईस्टर जैसा फंक्शनल ग्रुप आखिर दिखता कैसे है। जैसे तुमको ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है, मतलब एक कार्बन की चेन और उसके बाद होता है ओ एच। अल्डिहाइड्स में आर सी डबल बॉन्ड ओ होता है और फिर होता है एच। जो कीटोन्स होते हैं उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होता है, बट दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, कीटोन्स। तो वैसे ही ये जो आपके ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स बेसिकली किन्हें कहा जाता है? तो देखो, अगर आपके पास कोई इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको कार्बन की चेन मतलब दिख तो रही है, बट बेसिकली कीटोन्स और अल्डिहाइड्स के जैसे उसके पास भी सी डबल बॉन्ड ओ है, और लेफ्ट साइड में कार्बन की चेन है और राइट साइड में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद फिर से कार्बन की चेन कंटिन्यूड है, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, आपके लेफ्ट साइड में मान लेते हैं कार्बन की चेन है, लेकिन राइट साइड में वो जो कार्बन है वो कीटोन्स के जैसे डायरेक्टली कार्बन की चेन कंटिन्यू नहीं कर रहा है, बीच में क्या आ जा रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं आप लोगों का, ईस्टर्स कहते हैं। तो ये क्या है आप लोगों के ईस्टर्स है। अब ईस्टर्स के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहता है, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आप लोगों का ईथर्स। अब ईथर्स किसे कहते हैं? ईथर्स में आपको ये चीज़ कभी देखने को नहीं मिलेगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के लेफ्ट और ऑक्सीजन के राइट दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन के चेन। मैं तुम याद रखना, पूरी की पूरी आगे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम लोग कभी भी फंक्शनल ग्रुप की पढ़ेंगे तो मेरा जो ये वाला सिंबल होगा ना, ये मेरा वाला सिंबल एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आप लोगों की कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है और फिर कार्बन से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेन कनेक्टेड होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आपका कीटोन। लेकिन ईथर्स में कार्बन के आजू बाजू चेन नहीं होती है, ऑक्सीजन के आजू बाजू चेन होती है। उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, ईथर। और ईस्टर में कीटोन्स के जैसे ही सी डबल बॉन्ड ओ होता है। कीटोन्स में भी लेफ्ट साइड में कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में कार्बन की चेन है, लेकिन राइट साइड में कार्बन की चेन होने से पहले वो कार्बन पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, और ऑक्सीजन से कनेक्टेड होने के बाद एक्चुअली फिर एक आपकी कार्बन की चेन शुरू होती है। तो ये कहानी थी ईथर्स की और ये कहानी थी ईस्टर्स की। तो बेसिकली जब आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ लेते हो, तब आपके पास अगर एक क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि वो जिस हिसाब का फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर रूल्स वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं। उसके नाम के रूल्स तो तब अप्लाई करोगे जब तुम्हें पता होगा कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या एप्लीकेशन और क्या। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी आपका ईथर्स। अब देखो ईथर्स के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो ईथर्स के बारे में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा आता है, बीच में एक ऑक्सीजन
और उसके बाद आपके राइट साइड में कार्बन की चेन और आपके लेफ्ट साइड में कार्बन की चेन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ R और इधर पे भी R, मतलब लेफ्ट और राइट में जो कार्बन की चेन मैंने कनेक्ट की है वो दोनों सेम टू सेम है, तभी तो मैंने R और R वर्ड यूज़ किया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि लेफ्ट साइड में जितने और जैसी कार्बन की चेन है उतनी ही और वैसी ही कार्बन की चेन आपको राइट हैंड साइड में भी मिले। हो सकता है कि आपको लेफ्ट साइड में 5 कार्बन की चेन मिल रही हो और राइट हैंड साइड में मान लेते सिर्फ 1 कार्बन मिल रहा है। इट मीन्स द कार्बन चेन, ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। इन केस अगर मान लेते हैं ये दोनों कार्बन की चेन जो ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में मौजूद है, अगर ये सेम रही तो इस प्रकार के ईथर्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, बराबर। इस प्रकार का जो ईथर्स होते हैं ये कहलाते हैं सिमेट्रिकल। और अगर मान लेते हैं ये लोग अलग अलग रही देन दे आर नोन एज व्हाट, ऑब्वियस है कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो देखो सिमेट्रिकल ईथर्स का नॉमेनक्लेचर बहुत ही प्यारा है। इवन मैं ये कहूँगी कि अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो और वो भी ईथर्स का, तो पूरा का पूरा ईथर्स का ही IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही प्यारा है। कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही प्यारा नॉमेनक्लेचर है, फटाफट इसके आंसर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ बेसिक से रूल्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब वो बेसिक सा रूल देखो क्या है कि पहली बात तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ईथर को एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ईथर का नाम लिखना है तो अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना चाह रहे हो तो इसका आप जब नामांकन करोगे, इसकी जो आप नेमिंग करोगे IUPAC ने, मैं कॉमन नेम की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमन नेम आप कब सीखते हो, यूजुअली अभी के अभी सिखा दिया जाता है इसी वीडियो में 2-4 उसी IUPAC नॉमेनक्लेचर को कॉमन नेम के तैसे कैसे लिखें, ठीक है। या फिर जब आप 12th बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करते हो और एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो उस वक्त आप कॉमन नेम सीख लेते हो, वहाँ बस एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े कम रहेंगे, बस फर्क इतना ही है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त इनका जो नाम लिखने का तरीका हम लोगों का होता है वो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। इनका जो नाम लिखेंगे हम आगे इस तरीके से लिखेंगे एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। इनका जो नाम लिखा जाएगा कैसा लिखा जाएगा, एल्कोक्सी अल्केन। अब ये जो वर्ड है एल्कोक्सी, ये जो वर्ड है एल्कोक्सी, ये एल्कोक्सी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, जो ईथर में स्मॉलर चेन होती है कार्बन की उसके लिए। और ये जो वर्ड होता है अल्केन, ये हम तब यूज़ करते हैं जब ये आप लोगों की बड़ी चेन के लिए, ठीक है, बड़ी जो कार्बन की चेन होगी इसके लिए। अब इसी सेम बातचीत को हम लोग कुछ 1 या 2 इलस्ट्रेशन से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपको दिया है CH3OCH3। अब देखो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ये तो जब ये सिमेट्रिकल है तो क्या लॉन्गर, क्या शॉर्टर, क्या लार्जर, क्या स्मॉलर, सब एक बराबर है। तो ऐसे में अगर तुम्हें इसका IUPAC नेम लिखना है, ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों सेम है तो मैं चाहूँ तो इसको लोकेंट ले लूँ या चाहूँ तो मैं उसको लोकेंट ले लूँ, कदम कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एल्कोक्सी अल्केन मुझे लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये वर्ड, ये हो जाएगा आप लोगों का मिथॉक्सी और ये हो जाएगा आप लोगों का अल्केन यानी कि मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका नाम ऐसे। अब मान लेते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं, मान लेते हैं आपकी तरफ एक कार्बन की चेन बड़ी है, लेट्स से आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो कार्बन की चेन है ये बड़ी क्वा है और ये वाली जो कार्बन की चेन है ये छोटी है। तो जो बड़ी वाली है ये वाली चेन आप लोगों की क्या बनती है, आप लोगों की पेरेंट बनती है, और ये जो छोटी चेन है ना, ये छोटी चेन तुम लोगों की क्या बन जाती है, लोकेंट बन जाती है। तो अगर मैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अब लिखूं तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, पहले लोकेंट का नाम, तो क्योंकि लोकेंट एक ही कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, ये हो गया। और क्योंकि पेरेंट यहाँ पे कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। गैप दोगे और गैप देने के बाद क्या लिखोगे, इथेन, ये इस तरीके से, बराबर। तो ये ऐसे तुमको इनका क्या लिखना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, डन। थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा आपको फंक्शनल ग्रुप दिया है CH3, यहाँ पे आ गया आपके पास CH, यहाँ पे आ गया O, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया CH3। अब बताओ, पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बनने वाला है पेरेंट, क्योंकि दिख रहा है टोटल 3 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो छुटकू सा पार्ट है ये बेचारा अकेला कार्बन है तो ये क्या बनेगा, लोकेंट।
अब क्योंकि अकेला कार्बन यहाँ पे लोकेंट बनने वाला है तो ये बात से तो हम लोग श्योर हैं कि मिथॉक्सी वर्ड तो आएगा और पीछे जो वर्ड आएगा वो P3 कार्बन है, इसीलिए प्रोपेन आ जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हें अब नंबरिंग करने की नीड पड़ेगी। क्यों यहाँ पे नंबरिंग करने की नीड पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास स्ट्रेट चेन नहीं है। ठीक है, अब आपके पास स्ट्रेट चेन नहीं है। अभी तक कैसा हो रहा था क्वेश्चन में, देखो ये स्ट्रेट चेन दिख रही थी, ये स्ट्रेट चेन दिख रही थी, अब यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन नहीं है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करती हूँ तो इसकी नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी। लेट से इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो इसको 3 दे देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लोकेंट जो है जिस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 से कनेक्टेड है। क्या हम लोगों ने लिंक बैठाई कि लोकेंट जो है जिस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 से कनेक्टेड है। तो ऐसे में अब जब तुम नाम लिखोगे बराबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी। मतलब 2 इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपका लोकेंट सेकेंड पोजीशन ऑफ पैरेंट चेन से कनेक्टेड है। या बेसिकली आप ऐसा समझ के रखो, ये पूरा का पूरा ही आपने इसको ऐसा अपना क्या मान के रखा है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन लोकेंट। अब जो बच गया वो कितने कार्बन का है? आपके 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसका, इस पे भी आ जाएंगे, बट पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अभी और चेन वाले एक आधी इलस्ट्रेशन ले लो। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये इलस्ट्रेशन आया तुम्हारे हाथ में, ये लो, ये आया। अब सबसे पहले तो दिखना है कि लॉन्गेस्ट चेन किधर है। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं कि ऑक्सीजन देखो इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो कई लोगों को लगता है कि ऊपर में 5 कार्बन की चेन है और उनको ऐसा लगता है कि नीचे में भी 5 कार्बन की चेन है, तो किसी को भी लॉन्गेस्ट ले लो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये लो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। तो अगर मैंने डबल बॉन्ड लगाने से पहले अभी ऊपर भी 5 कार्बन की है, नीचे भी 5 कार्बन की है, ऐसा लगता है कि लॉन्गेस्ट में नहीं, नीचे में डेफिनेटली 5 कार्बन की चेन है, लेकिन ऊपर के तरफ में वो 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट नहीं बन सकती। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं लॉन्गेस्ट लूंगी 1 2 3 4 5, तो ये तो बन गई 5 कार्बन की, लेकिन क्योंकि मेरे इसमें यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, अब ऊपर भी 5 कार्बन है, नीचे में भी 5 कार्बन है, तो मैं किसको लॉन्गेस्ट लूँ? तो ऑब्वियस है कि जिसके पास मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है मैं उसको लॉन्गेस्ट लूंगी, और नीचे वाला बन जाएगा मेरा लोकेंट। तो अभी लोकेंट मेरे कौन से कार्बन से अटैच है? 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने जाओगे तो 3 क्योंकि 5 है तो ये आ जाएगा पेंटॉक्सी। वो ऊपर की जो पेरेंट है वो भी 5 है, परंतु उसके पास डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा पेंट 1ईन। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसका एक्चुअल नाम। सिमिलरली एक और ईथर के साथ काम करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कह रही हूँ, उसका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें इंट्रोड्यूस करवाकर, ये देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ कार्बन कहाँ कहाँ है? ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। अच्छा, इसमें मिस्टेक सुनो, लोगों को लगता है कि ये भी कार्बन है, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बस, और कोई उसका लेना देना नहीं है। नॉट ए कार्बन, याद रखना, नॉट ए कार्बन। ठीक है, अच्छा, और कहाँ कार्बन है? एक कार्बन इस पॉइंट पे है, एक कार्बन इस पॉइंट पे। तो आप लेफ्ट देखो कि आप राइट देखो, दोनों तरफ आपको 2-2 कार्बन की ही चेन मिल रही है। बात ये आती है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो। तो एक हमेशा अपने दिमाग में छोटा सा नोट रेडी रखना कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अगर मेरे को लेफ्ट और राइट में किसी को चूज करना रहे कि मैं एज अ किसे पेरेंट लूंगी, तो मैं डबल बॉन्ड को क्या कंसिडर करूंगी, इस तरफ वाली स्पीशीज को मैं क्या कंसिडर करूंगी, मेरा पेरेंट। ठीक है, और जो मेरी राइट हैंड साइड वाली स्पीशीज है, ये मेरी स्पीशीज क्या कहलाएगी? आप लोगों का लोकेंट कहलाएगी। बराबर है? ठीक है, चलो अब बताओ। तो अगर मेरे को लेफ्ट हैंड वाली स्पीशीज को पेरेंट लिखना है तो बहुत ही आसान है, 2 कार्बन का है, तो सिंपली इट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का ईथीन। ई को ना स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में ठीक नहीं लग रहा है, ये आ जाएगा ETHEN, ईथीन। बट अब जो मेरा राइट हैंड साइड है उसमें जो ये मैंने इसको अपना लोकेंट लेके रखा है, इस लोकेंट वाली स्पीशीज को मुझे क्या लेना है? अब इसका नाम लिखना है तो ये 2 कार्बन की, बट दिक्कत क्या है, इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए याद रखना, जब जब ट्रिपल बॉन्ड एज अ लोकेंट यूज होता है तो हम लोग वर्ड यूज करते थे इथाइन, यही इथिनिल, HYNYL, इथिनिल, यही लोकेंट के लिए यूज करते थे। बट यहाँ पे YL नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे OXY यूज करेंगे। क्यों ऑक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन है ना, एल्कोक्सी,
हम लोगों को ईथर का नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त ये बेसिक फंडा है कि हम लोगों को जो वर्ड होता है एल्कोक्सी, इस वर्ड का प्रयोग करना ही है। आखिरी में लोकेंट के वर्ड OXY ऑक्सी लगना ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHYN और OXY, इथिन ऑक्सी बराबर, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। एक और नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे मान लो इस तरफ आपको ये कार्बन की चेन दी है, ऑक्सीजन है और ये ऐसा दिया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किसको पेरेंट लूंगी और किसको लोकेंट। तो अब देखो, याद रखना हमेशा पेरेंट आपको उसको लेना है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, मौजूद हो। मेरे पास अभी जो मेरी लेफ्ट साइड की कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन की है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कार्बन की स्पीशीज है। और ये जो है ये मेरे पास 2 कार्बन की स्पीशीज है, लेकिन इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, राइट। तो ऐसे में ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा। और ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा क्या बनेगा, लोकेंट बनेगा। ठीक है, अभी क्या टोटल कितने कार्बन का लोकेंट हो गया, 4 कार्बन का लोकेंट हो गया है। तो इसका जो अब मैं नॉमेनक्लेचर लिखूंगी वो क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आप लोगों का, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, ब्यूटॉक्सी के बाद बाजू में क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मीट, ईथ, और ये आ जाएगा इथीन, ब्यूटॉक्सी इथीन, ये आ जाएगा ब्यूटॉक्सी इथीन। सो दिस विल बी इट्स नॉमेनक्लेचर। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो लॉन्गेस्ट होता है हमेशा हम पगले समान उसी को अपना पेरेंट मान लेंगे। डिपेंड कि एक चेन या कोई रिंग चाहे कितनी भी छोटी है चाहे कितनी भी बड़ी हो, बट अगर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो एक्चुअल में पेरेंट बनता है। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो पेरेंट नहीं बनता, चाहे वो कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। अभी जो तुमने नॉमेनक्लेचर किया ये प्योरली, इसमें कोई भी रिंग नहीं आई है। मैंने एक भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर ईथर्स में नहीं बताया और ना ही मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, हम लोग जो साइक्लिक ईथर्स है उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एक अलग से टॉपिक सीखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग ना कुछ कॉमन नेम यूज करते हैं लाइक ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन। उसको अभी फिलहाल तुम्हारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक बार जब तुम्हारी ये पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी, कौन सी वाली, ये सारे नॉमेनक्लेचर्स की पढ़ने वाली, जिस दिन हम लोगों का ऑलमोस्ट आखिरी दिन रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो जस्ट आने ही वाला है, तो ऐसे पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, आपके साइक्लिक ईथर्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अभी साइक्लिक ईथर्स को अपनी लाइफ में हमें इंट्रोड्यूस करने की और कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये थे ईथर्स के आपके कौन से वाले नॉमेनक्लेचर, बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें लगे तो एक सवाल और कर लो, फिर मैं कॉमन नेम ईथर्स के नॉमेनक्लेचर का कैसे सिखाते हैं ये वाली चीज बता देती हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास 3 कार्बन है, ये लटक रहा है, इधर ऑक्सीजन है, अगेन ये 3 कार्बन है, और मान लो यहाँ पे ये एक लटक रहा है। रुको, इसको यहाँ लटका देते हैं, यहाँ पे लटक रहा है। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब उसके बाद अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो अभी लेफ्ट और राइट, क्या दोनों तरफ सिनेरियो सेम है? बिल्कुल, लेफ्ट देखो कि राइट देखो, दोनों तरफ सिनेरियो सेम है, बराबर, उसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं। तो अब बात ये आती है कि हम लोग यहाँ पे किसको लेंगे, अपने पेरेंट में आप किसको कंसिडर करोगे। तो अब जब पेरेंट को कंसिडर करने की बारी आई तो अगर आपने ऊपर से देखा है तो आपको यही लगेगा कि किसी को भी पेरेंट ले लो, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं देखो कार्बन की जो टोटल मुझे जो मेजर करनी होती है लेंथ, बराबर, वो लेंथ में कैसे मैं मेजर करती हूँ, या तो कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी तो ये देखो आ जाता है टोटल 4 कार्बन का। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड वाले को कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी तो कॉर्नर से स्टार्ट करने पर 3 ही कार्बन पॉसिबल हो रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट क्योंकि 4 कार्बन का है तो देयरफॉर इट्स नॉमेनक्लेचर विल बी व्हाट, सॉरी, इसका जो 4 कार्बन है और इस वाले पार्ट के पास आपके पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम योर लोकेंट। अब अगर मैं पहले पेरेंट का नाम लिख लूँ तो पेरेंट टोटल 4 कार्बन का है तो उसका नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा वहां पे वर्ड आ जाएगा व्हाट, ब्यूटेन। बट अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत आप लोगों के सामने ये है कि आपको लोकेंट का नाम लिखना है। तो लोकेंट का जब तुम नाम लिखोगे तो पहले आपको ये पोजीशन बतानी पड़ेगी कि लोकेंट यानी कि ये पूरी की पूरी स्पीशीज, ठीक है, ये पूरी की पूरी स्पीशीज
आपके पेरेंट के कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग में नीचे से शुरू करूंगी, क्योंकि इस कार्बन को जिससे लोकेन कनेक्टेड है उसको सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर मैंने ऊपर से नंबरिंग की तो तुम समझ जाओ फिर दिक्कत क्या आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी कि आप लोगों को फिर वहां पे जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है आपका पेरेंट बराबर, उसको क्या देना पड़ेगा, थर्ड नंबर देना पड़ेगा। सो इट्स नॉमेनक्लेचर विल बी व्हाट, ये आ जाएगा आपका 2, उसके बाद डैश। 2 किस चीज को इंडिकेट करता है कि मेरा लोकेंट किससे कनेक्टेड है। बट अभी अगर मैं डायरेक्ट लोकेंट का नाम यहाँ पे आपका प्रोपेन नहीं लिख सकती, ठीक है, क्योंकि उसको भी सब एक लोकेंट है, उसको भी एक सब लोकेंट है। देखो ये कौन है, ये आप लोगों का सब लोकेंट ही तो है बराबर, क्योंकि ये आपकी लोकेंट की चेन में काउंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सब लोकेंट है। अब अगर मैं सब लोकेंट की बात करूं तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, वो कौन से नंबर पे कनेक्टेड है, सेकंड नंबर पे। तो आएगा 2 डैश, फिर सब लोकेंट एक कार्बन का है यानी कि मिथाइल, और उसके बाद आपका जो लोकेंट है वो कितने कार्बन का है, 3। तो ये क्या वर्ड आ जाएगा, प्रोपॉक्सी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ पे आ जाएगा वर्ड ब्यूटीन। ये इस तरीके से बराबर, ये ऐसे काम करते हैं। सो दिस वॉज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अगर तुम्हें ईथर का नॉमेनक्लेचर करना है तो बाकी उतना तुम्हें डिटेल में घुसने की नीड नहीं है ईथर्स के नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इफ अगर वहां होता तो तुम्हें बिल्कुल वो चीज बता दी जाती है। अब क्या है उसमें, कुछ भी तो नहीं है। इट वॉज वेरी सिंपल पार्ट, बहुत ही सिंपल पार्ट था। अब अगर मान लीजिए तुम्हें इसी सेम स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर करना है, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर ना करके हुए तुम्हें ईथर्स का कॉमन नेम में नॉमेनक्लेचर करना है, तो कॉमन नेम में देखो इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से वेरी हो जाता है, आप लोगों का चेंज हो जाता है। वो ये कि अगर आपने मान लेते हैं मुझे बोला कि आपको ये CH3OCH3 जो कि आप कह रहे थे कि एक मिथॉक्सी आपका क्या है, एक मीथेन है। अगर मुझे इसी सेम स्पीशीज का कॉमन नेम का नॉमेनक्लेचर करना हो तो कॉमन नेम में इसका नॉमेनक्लेचर देखो ऐसे करते हैं। आप लेफ्ट में देखो कैसा ग्रुप दिख रहा है, आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। आपको राइट में कैसा ग्रुप दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपके पास कैसे ग्रुप है, आप लोगों के पास मिथाइल ग्रुप है। तो अगर मुझे इसी सेम चीज का कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर करना हो तो इसका नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ सेम है और जो पीछे वर्ड हम लगा देंगे दैट विल बी व्हाट, ईथर। ठीक है, इसके लिए कौन सा नाम हम यूज करते हैं आप लोगों का, डाई मिथाइल ईथर। एक मिनट ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अगर मुझे अब इसका नॉमेनक्लेचर लिखना होगा तो इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम के तहत, तो इसका नाम बस चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों का डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, आजू बाजू बस ग्रुप देखने हैं। अब जैसे मुझे अगर इसका नाम करना है तो यहाँ तो ग्रुप अलग अलग है, एक तरफ आपका इथाइल है और दूसरा आपके तरफ मिथाइल है। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है, अल्फाबेटिकली आप लोगों का इथाइल वर्ड आता है। तो अगर मुझे इसका कॉमन नेम अगर लिखना रहा तो अब इसका कॉमन नेम देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि इथाइल पहले आता है सो इट्स नेम विल बी इथाइल, उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल और उसके बाद हम लोग अगेन एक वर्ड लिख देंगे पीछे में ईथर। तो बेसिकली अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिखते वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आखिरी में वो वर्ड आना चाहिए दैट इज आपका ईथर। ठीक है, मतलब पढ़ने वाले को खुद चीख चीख के आप बता रहे हो कि मैं कॉमन नेम का जो नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ ईथर का कर रहा हूँ। अब जैसे इसका करना है तो एक तरफ वर्ड कौन सा है, मिथाइल, और दूसरे तरफ वर्ड कौन सा है, आई नो इट इज प्रोपाइल, मैं जानती हूँ कि वो प्रोपाइल है, बट वी वोंट से इट प्रोपाइल, वी विल से इट आइसोप्रोपाइल। क्यों, क्योंकि उसकी सेकेंड पोजिशन से ज्वाइनिंग हुई है ना ईथर की,
तो आइसो में आई पहले आता है, इसीलिए इट्स नेम विल बी व्हाट, आप लोगों का आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद फिर जो वर्ड आ जाएगा दैट विल बी आपका मिथाइल। वैसे भी कॉमन नेम के नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को प्रोपाइल से ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर तुम्हें इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चाहिए है तो ये कितने कार्बन का है, देखो ये 1 2 3 4 5 कार्बन का है, तो इसके लिए तो मैं वर्ड यूज़ कर सकती हूँ प्रोपाइल। ऊपर वाला भी 5 कार्बन का है, उसमें बट फर्क इतना है कि वो पेंटीन है, तो पेंटीन, और एक है पेंटेन, तो ऑब्वियसली पेंटेन आपका पहले आ रहा है, तो दैट विल बी पेंटाइल, ठीक है। ये हो गया एक, उसके बाद हो गया पेंटिनल, ठीक है, ये हो गया दूसरा। अच्छा, अब इसमें एक मिनट, आई थिंक मुझे इसको आगे लिख लेना चाहिए, इसको पीछे, ठीक है, इसको कर लेना, और यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आप लोगों का ईथर। डन, वी आर डन। तो इस तरीके से ईथर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर सीखना है दैट विल बी आवर ईस्टर्स, जिनके अंदर से एक बहुत ही स्वीट स्वीट सी स्मेल आती है, उनके बारे में बातचीत करनी है, ईस्टर्स के बारे में। और उसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले वैसे एक और प्रकार के ईस्टर्स भी होते हैं, हाइड्रोक्सामिक ईस्टर, थायो ईस्टर्स। तो थायो ईस्टर्स, हाइड्रोक्सामिक ईस्टर्स और ईस्टर्स, इनको हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी इसमें सिर्फ ईथर्स को रहने देते हैं। हाँ, लगे तो इसमें हम एक टॉपिक और ले सकते हैं छोटा सा, जैसे अल्कोहल का हमने पढ़ा था भाई, था आपका थायो अल्कोहल, वैसे ही ईथर का हम एक और भाई पढ़ लेते हैं, दैट इज थायो ईथर। तो फर्क बस इतना है कि जो ऑक्सीजन होता था, मतलब ROR, that ROR is now replaced and now it is written as RSR, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हटेगा और ऑक्सीजन के बदले में आप सल्फर इंट्रोड्यूस करोगे। सिमिलरली अगर आपके ये दोनों R सेम है तो आप इसे कहोगे कि ये आपका कैसा थायो ईथर है, ये एक सिमेट्रिकल थायो ईथर है। अगर दोनों अलग हैं तो आप इसे क्या कहोगे कि आप लोगों का एक अनसिमेट्रिकल थायो ईथर से ना। बस खत्म, ये कहानी इतनी है। अब बात आती है नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इनका नाम लिखना बहुत ही आसान है, 2 या 3 इलस्ट्रेशंस लेते हैं बस इसका। जैसे आपके पास है CH3S और CH3, तो इसका नाम क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ CH3 है। अगर मुझे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो जैसे आप अभी ऊपर लिख कर लाए हो सेम टू सेम वैसा ही, जो लॉन्गर चेन है वो बनेगी पेरेंट, जो स्मॉलर चेन है वो बनेगी आपका लोकेंट। तो इसमें तो दोनों ही क्योंकि सेम है तो पेरेंट और लोकेंट आप किसी को भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH3 को अगर मैंने मेरा पेरेंट बनाया तो पेरेंट की वजह से वहाँ पे जो नाम आएगा दैट विल बी मीथेन। लेकिन अगर मैंने एक CH3 को अपना लोकेंट बना लिया तो उसके लिए जो नाम आएगा दैट विल बी आपका मिथाइल। अब मिथाइल के आगे हम लोग अभी कैसे लगाते थे, मिथॉक्सी मीथेन लिखते थे इफ इट वॉज एन अल्केन। सॉरी, अगर ये एक ईथर होता, नॉर्मल ईथर, तो कैसे लिखते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। बट क्योंकि एक थायो ईथर है तो इसके लिए वर्ड यूज होगा मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा थायो और फिर आ जाएगा मीथेन। यानी कि पढ़ने वाले को समझे कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट थायो ईथर्स, ठीक है। हम किसकी बात करें, थायो ईथर्स की। ये उतना मतलब आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं है, बोर्ड्स में तो तुम्हें वैसे भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बट मेंस वगैरह में भी उतना कोई खास नहीं, बट पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो एक एस को ही तो रिप्लेस करना है, और क्या करना है आपको, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये 2 कार्बन का है तो ऑब्वियसली ये आप लोगों का पेरेंट बनेगा, और ये बेचारा 1 कार्बन का है तो ये आपका लोकेंट बनेगा। तो जो पेरेंट बन रहा है उसका तो नाम ये पीछे आ ही गया, ईथेन। अब जो लोकेंट बन रहा है मुझे उसका नाम लिखना है, तो क्या लिखूंगी, 1 कार्बन का लोकेंट यानी कि मिथॉक्सी। नहीं, मिथॉक्सी तब लिखते हैं जब नॉर्मल ईथर हो। ये आएगा सादा सिंपल मिथाइल, और यहाँ पे पीछे वर्ड लगा देंगे हम लोग थायो, मिथाइल थायो ईथेन। दिस विल बी द IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर व्हाट, आप लोगों के थायो ईथर्स। अब मान लेते हैं थायो ईथर्स आपके पास नहीं है, मतलब थायो ईथर्स ही है बट यू हैव टू राइट देयर कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में यार ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। आजू बाजू ग्रुप देखो, लेफ्ट में भी CH3, राइट में भी CH3, जस्ट राइट वहाँ पे द वर्ड डाइमिथाइल। अब डाइमिथाइल के बाजू में क्या मैं ईथर लिख दूँ, ना ईथर ना लिखेंगे। क्या थायो ईथर लिख दूँ, ना थायो ईथर भी ना लिखेंगे। इसके पीछे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सल्फाइड। अगर थायो ईथर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सल्फाइड। ऊपर देखो क्या यूज़ करते थे हम लोग, पीछे में वर्ड पढ़ो सिर्फ ईथर, यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला वर्ड यूज़ करते हैं, सल्फाइड। अगर मुझे इसका सेकेंड वाले का आपको कॉमन नेम लिखना हो
तो लेफ्ट में जो ग्रुप है दैट इज मिथाइल, राइट में जो ग्रुप है दैट इज इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो इट्स नेम विल बी एथाइल, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल और उसके बाद आ जाएगा गैप देने के बाद सल्फाइड। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ठीक है, तो दिस वॉज द नॉमेनक्लेचर ऑफ आपका ईथर्स एंड थायो ईथर्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ईस्टर्स, आपका थायो ईस्टर्स और एक और ईस्टर्स होते हैं हाइड्रोक्सामिक ईस्टर्स, जो यूजुअली आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वहाँ पे आपका उनसे वास्ता पड़ता है, बट स्टिल वी विल स्टडी देयर नॉमेनक्लेचर राइट नाउ ओनली। ठीक है, ये हो जाता है फिर आपका। फिर कुछ ही बहुत कम नॉमेनक्लेचर बच जाते हैं, जैसे अमाइंस के नॉमेनक्लेचर बच जाएगा, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा। और उसके बाद फिर हमारे जो छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर्स हैं लाइक नाइट्रो, नाइट्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, एनहाइड्राइड्स, ये हमारे अभी स्टिल बाकी रह गए, एनहाइड्राइड्स के बारे में, एसिड हाइड्राइड्स के बारे में, अजाइड्स के बारे में, अमाइड्स के बारे में और एसिड हैलाइड्स। मतलब बेसिकली बाय दिस वीक दिस चैप्टर विल कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना रहेगा वो हम आपका स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग। दो स्टार्ट करेंगे बेसिकली साथ में, देखेंगे एक जीओसी स्टार्ट करानी थी मुझे और एक था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखते हैं कि पहला कौन सा पार्ट कराना है। ठीक है, तो अभी इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी तुम लोग ईस्टर्स, थायोईस्टर्स और हाइड्रोक्सामिक ईस्टर्स के बारे में सीखोगे।